दोस्तों, आज की कहानी थोड़ी सी दिल तोड़ने वाली है, लेकिन घबराना नहीं, क्योंकि इसमें ट्विस्ट भी है और एंड में उम्मीद भी है। देखो, पिछले कुछ सालों से हम क्या सुन रहे थे? भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है और हम सब ऐसे खुश थे जैसे आईपीएल में अपनी टीम फाइनल में पहुंच गई हो। लेकिन तभी एंट्री होती है एक नई खबर की, और वो भी सीधा आईएमएफ की तरफ से। अब हुआ क्या है? आईएमएफ के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक भारत की रैंकिंग एक पायदान नीचे खिसक गई है। यानी हम अब 5वें नंबर से सीधे 6ठे नंबर पर आ गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे, भाई ये कैसे हो गया? हमने तो कुछ गलत नहीं किया। और यही सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है। पहले एक बेसिक चीज समझ लेते हैं, वरना आगे पूरा मामला सिर के ऊपर से निकल जाएगा। जब हम कहते हैं भारत की जीडीपी, तो दो तरीके होते हैं इसे मापने के। एक होता है नॉमिनल जीडीपी और दूसरा होता है पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी। अब सिंपल भाषा में समझो, नॉमिनल जीडीपी वो होता है जिसमें हम अपनी पूरी इकोनॉमी को डॉलर में कन्वर्ट करके दुनिया से तुलना करते हैं। जैसे मान लो आपने पूरे साल में 1000 रुपये की चीजें बनाई। अब अगर डॉलर का रेट 100 रुपये है तो आपकी जीडीपी $10 हो जाएगी। लेकिन अगर अचानक डॉलर महंगा हो जाए, मान लो 150 रुपए का हो गया, तो वही 1000 रुपए अब सिर्फ $6.6 रह जाएगा। मतलब आपने उतना ही काम किया, लेकिन दुनिया की नजर में आप छोटे हो गए। अब यहीं से असली गेम शुरू होता है, क्योंकि असल में भारत की इकोनॉमी तो बढ़ रही है, लेकिन जब उसे डॉलर में कन्वर्ट किया गया तो वो उतनी बड़ी नहीं दिखी जितनी पहले लग रही थी। और यही कारण है कि रैंकिंग में स्लिप हो गया। अब यहां एक और मजेदार ट्विस्ट है। पीपीपी के हिसाब से, यानी असली खरीदारी की ताकत के हिसाब से, भारत अभी भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। मतलब इंडिया वही है, बस चश्मा बदल गया है जिससे हम उसे देख रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या ये गिरावट स्थायी है? क्या हम हमेशा के लिए 6ठे नंबर पर ही रहेंगे? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। आईएमएफ के अनुसार भारत अभी भी 2031 तक तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है। हाँ, थोड़ा सा डिले जरूर हुआ है। पहले 2029 से 30 तक की बात हो रही थी, अब 2031 तक पहुंच गया है। यानी ट्रेन लेट हुई है, लेकिन कैंसिल नहीं हुई। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। पिछले 3 सालों से भारत यूके से आगे चल रहा था जीडीपी के मामले में। हम ऐसे आगे थे जैसे किसी रेस में आराम से लीड ले रखी हो। लेकिन अब क्या हुआ? अगले 2 साल तक, यानी 2025 से 26 के आसपास, यूके फिर से हमसे आगे निकल जाएगा। और यह सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि हमें लग रहा था कि अब तो हम बस ऊपर ही जाएंगे। लेकिन इकोनॉमी कोई सीधी लाइन नहीं होती। ये ज्यादा नेटफ्लिक्स की सीरीज जैसी होती है, कभी ऊपर कभी नीचे, और बीच में प्लॉट ट्विस्ट। तो कुल मिलाकर अभी जो हुआ है वो एक शॉर्ट टर्म झटका है, कोई बड़ी स्ट्रक्चरल समस्या नहीं। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। आखिर ऐसा हुआ क्यों? सच बताऊं, इसमें कोई एक कारण नहीं है। ये पूरा कॉम्बो ऑफ प्रॉब्लम्स है। जैसे जब आपका फोन स्लो हो जाता है तो सिर्फ एक ऐप की गलती नहीं होती, पूरा सिस्टम ही थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण रुपये की गिरावट, रूपी डिप्रिसिएशन। अब ध्यान से समझना, यही गेम चेंजर है। पिछले 1 साल में क्या हुआ? पहले $1 लगभग 84 से 85 रुपए के आसपास था। अब यह बढ़कर लगभग 93 से 95 रुपए तक चला गया। अब आप सोचो, अगर आपकी सैलरी वही है लेकिन डॉलर महंगा हो गया, तो जब उसे डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो आपकी वैल्यू कम दिखेगी। यानी भारत ने उतना ही प्रोडक्शन किया, लेकिन डॉलर के मुकाबले छोटा दिखने लगा। ये वैसा ही है जैसे आप 1000 रुपये लेकर मॉल गए। पहले उसमें 10 चीजें आ जाती थी, अब सिर्फ 6 आ रही हैं। आप गरीब नहीं हुए, लेकिन आपकी इंटरनेशनल औकात थोड़ी कम लगने लगी। अब दूसरा कारण, डॉलर खुद मजबूत हो गया। अब ये कैसे हुआ? देखो, जब दुनिया में टेंशन बढ़ती है, जैसे वॉर, ग्लोबल अनसर्टेनिटी, ट्रेड इश्यूज, तो लोग क्या करते हैं? वो अपने पैसे को सेफ जगह पर पार्क करते हैं। और वो सेफ जगह क्या है? यूएस डॉलर। तो हर कोई डॉलर खरीदने लगता है, जिससे डॉलर और मजबूत हो जाता है। और जैसे ही डॉलर मजबूत होता है, बाकी देशों की करेंसी अपने आप कमजोर दिखने लगती है, जिसमें भारत भी शामिल है। मतलब ये सिर्फ भारत की गलती नहीं है, ये ग्लोबल गेम है।
अब तीसरा कारण, दूसरे देशों की हालत उतनी खराब नहीं हुई। अब आप सोच रहे होंगे, अगर सबकी करेंसी गिर रही है तो हम ही पीछे क्यों गए? तो जवाब है हाँ, जापान, यूके, जर्मनी की करेंसी भी गिरी है, लेकिन उतनी नहीं गिरी जितनी भारत की। मतलब अगर सभी 100 नंबर के पेपर में फेल हो जाएं, लेकिन आप सबसे कम नंबर लाओ, तो लास्ट तो आप ही आओगे ना। यही यहां हुआ है। अब चौथा कारण, IMF का डेटा रिवीजन। ये थोड़ा टेक्निकल है लेकिन मजेदार है। IMF हर कुछ समय में अपने GDP के अनुमान, एस्टिमेट्स को अपडेट करता है। 6 महीने पहले जो प्रोजेक्शन था उसमें भारत यूके से ऊपर था, लेकिन जैसे ही नया डेटा आया पूरा ग्राफ बदल गया और भारत की GDP का अनुमान थोड़ा नीचे रिवाइज कर दिया गया। मतलब पहले जो नंबर दिख रहे थे वो थोड़े ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे, अब थोड़ा रियलिस्टिक बना दिए गए। और जैसे ही ये हुआ हम सीधे एक पोजीशन नीचे खिसक गए। अब पांचवा कारण, ग्लोबल इकोनॉमी का स्लो होना। दुनिया की इकोनॉमी अभी बहुत शानदार हालत में नहीं है। ट्रेड स्लो हो रहा है, निवेश, इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है और अनसर्टेनिटी ज्यादा है। अब इसका असर क्या होता है? विदेशी निवेशक ओशम FII क्या करते हैं? भारत जैसे डेवलपिंग देश से पैसा निकालकर डेवलप्ड देशों में डाल देते हैं, जैसे US, UK। आपने खुद देखा होगा, स्टॉक मार्केट कभी कभी अचानक गिर जाता है तो लोग कहते हैं अरे मार्केट क्रैश हो गया, लेकिन असल में बड़े बड़े निवेशक क्वाइटली पैसा निकालकर दूसरी जगह ले जा रहे होते हैं और इससे हमारी इकोनॉमी पर भी प्रेशर आता है। अब छठा कारण, स्टैटिस्टिकल बदलाव, बेस ईयर चेंज। अब ये थोड़ा बोरिंग लगता है लेकिन असर बड़ा होता है। भारत ने हाल ही में अपना GDP कैलकुलेशन का बेस ईयर बदल दिया। 2011 से 12 से 2022 से 23 पर शिफ्ट किया। अब जब भी ऐसा होता है तो GDP ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी। इस केस में थोड़ा एडजस्टमेंट नीचे की तरफ आया। मतलब ये ऐसा है जैसे आपने अपना वजन नई मशीन पर नापा और वो अचानक 2 किलो ज्यादा दिखा दे। अब आप सोचो, मैं मोटा हो गया या मशीन सच्ची है? यही कंफ्यूजन यहां भी होता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर भारत की रैंकिंग गिरने के पीछे कोई एक बड़ी गलती नहीं है, बल्कि ये सारे छोटे छोटे फैक्टर्स मिलकर एक बड़ा असर बना रहे हैं। रुपया कमजोर हुआ, डॉलर मजबूत हुआ, बाकी देश उतने नहीं गिरे। IMF ने डेटा अपडेट किया, ग्लोबल इकोनॉमी स्लो हुई और हमारे खुद के आंकड़ों में बदलाव आया। अब अगला बड़ा सवाल, क्या भारत सच में कमजोर हो रहा है या ये सिर्फ ऊपर ऊपर का झटका है और यहां से कहानी पलटती है? क्योंकि असली सच्चाई थोड़ी अलग है और थोड़ी पॉजिटिव भी है। देखो, अगर आप सिर्फ रैंकिंग देखोगे तो लगेगा कि हाँ, भारत पीछे चला गया, लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखोगे तो तस्वीर बिल्कुल अलग है। सबसे पहले बात करते हैं भारत की ग्रोथ। अभी भारत की इकोनॉमी करीब 6 से 7% की रफ्तार से बढ़ रही है। अब इसे समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण, मान लो एक बच्चा है जो हर साल 10 सेंटीमीटर लंबा हो रहा है और दूसरा है जो सिर्फ 1 से 2 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। तो भले ही आज दूसरा बच्चा लंबा हो, लेकिन कुछ साल बाद कौन आगे निकल जाएगा? बिल्कुल, जो तेजी से बढ़ रहा है। और यही भारत के साथ हो रहा है। जर्मनी, जापान जैसे देश, इनकी ग्रोथ बहुत स्लो है, कुछ तो लगभग स्टैग्नेंट है। मतलब ये लोग पहले से बड़े हैं लेकिन तेजी से नहीं बढ़ रहे, और भारत धीरे धीरे नहीं बल्कि तेजी से ऊपर जा रहा है। अब दूसरी बड़ी ताकत, डोमेस्टिक कंजम्पशन, घरेलू खपत। भारत की GDP का करीब 55 से 60% हिस्सा हमारे अपने लोगों के खर्च से आता है। मतलब हम दूसरों पर ज्यादा निर्भर नहीं हैं। अब इसे ऐसे समझो, अगर कोई देश पूरी तरह एक्सपोर्ट पर डिपेंड है और अचानक दुनिया में डिमांड कम हो जाए तो उसकी इकोनॉमी सीधे नीचे। लेकिन भारत में हम खुद ही इतने लोग हैं कि हम खुद ही मार्केट बना देते हैं। 140 करोड़ लोग बराबर 140 करोड़ कस्टमर, इससे बड़ा Amazon प्राइम मेंबरशिप कहीं नहीं मिलेगा। अब तीसरी ताकत, डेमोग्राफिक डिविडेंड। भारत के पास सबसे बड़ी यंग पॉपुलेशन है, मतलब काम करने वाले लोग ज्यादा हैं और यह बहुत बड़ा एडवांटेज है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट भी है, अगर इन लोगों को सही स्किल और नौकरी नहीं मिली तो यही ताकत प्रॉब्लम बन सकती है। मतलब ये पावर बैंक है, लेकिन चार्ज तभी होगा जब सही से इस्तेमाल किया जाए।
अब चौथा पॉइंट, डिजिटल इकोनॉमी का बूम। यूपीआई, फिनटेक, डिजिटल पेमेंट्स, भारत इस मामले में दुनिया में टॉप पर है। आज चाय वाले से लेकर बड़े मॉल तक सब क्यूआर कोड लेकर खड़े हैं। और आप भी ऐसे बोलते हो, भैया कैश नहीं है, यूपीआई कर दूं। इससे क्या हुआ? ट्रांजैक्शन आसान, इकोनॉमी ज्यादा ट्रांसपेरेंट और ग्रोथ को सपोर्ट मिला। अब पांचवा पॉइंट, गवर्नमेंट की पॉलिसीज। सरकार लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री पर फोकस कर रही है। पीएलआई स्कीम, मेक इन इंडिया, रोड, रेलवे, एयरपोर्ट का डेवलपमेंट। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, बहुत सारी कंपनियां जो पहले चीन में थी, अब वो धीरे धीरे भारत और वियतनाम जैसे देशों में शिफ्ट हो रही हैं। मतलब भारत को नया मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का मौका मिल रहा है। अब छठा पॉइंट, स्ट्रक्चरल ट्रांजिशन। भारत अब धीरे धीरे एग्रीकल्चर से निकलकर इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर की तरफ बढ़ रहा है। और जैसे जैसे ये होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, इनकम बढ़ती है और जीडीपी भी तेजी से बढ़ती है। साथ ही शहरीकरण, अर्बनाइजेशन भी बढ़ रहा है। लोग गांव से शहरों की तरफ जा रहे हैं, जिससे नए घर, रोड, मॉल, ऑफिस सबकी जरूरत पड़ती है। मतलब पूरी इकोनॉमी में एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर हाँ, रैंकिंग थोड़ी नीचे गई है, लेकिन असली ताकत अभी भी मजबूत है। ये वैसा ही है जैसे आप एक दिन के लिए मैच हार जाओ, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में आपका परफॉर्मेंस शानदार हो। अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, अगर भारत इतना मजबूत है तो फिर असली चैलेंज क्या है? क्योंकि बिना चैलेंज के कोई भी कहानी अधूरी होती है। देखो, अब तक हमने देखा कि भारत की इकोनॉमी स्ट्रांग है, ग्रोथ भी अच्छी है, लेकिन कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता। और अगर हमें सच में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना है, तो इन प्रॉब्लम्स को समझना और ठीक करना बहुत जरूरी है। सबसे पहला और सबसे बड़ा चैलेंज, लो पर कैपिटा इनकम। अब यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। हम कहते हैं भारत दुनिया की 5वीं या 6ठी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन जब बात आती है प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम की, तो हम काफी नीचे आ जाते हैं। मतलब देश बड़ा है, लेकिन लोगों की जेब अभी भी उतनी भारी नहीं है। अब इसे ऐसे समझो, एक क्लास में 100 बच्चे हैं, 5 बच्चों के पास बहुत ज्यादा पैसा है, बाकी 95 के पास बहुत कम। तो औसत, एवरेज तो ठीक लग सकता है, लेकिन असल में ज्यादातर लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, और यही भारत में हो रहा है। अब दूसरा बड़ा चैलेंज, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट। भारत के पास यंग पॉपुलेशन तो है, लेकिन सवाल यह है, क्या सबको नौकरी मिल रही है? अगर नहीं, तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड एक टाइम बम भी बन सकता है। मतलब युवा हैं, लेकिन अगर उनके पास काम नहीं है, तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा और इकोनॉमी पर भी असर पड़ेगा। अब तीसरा मुद्दा, इनकम इनइक्वालिटी, असमानता। अभी भारत में ऐसा है कि कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा वेल्थ है और बहुत बड़ी आबादी के पास बेसिक जरूरतें भी मुश्किल से पूरी होती हैं। मतलब एक तरफ लग्जरी कार्स और दूसरी तरफ रोज की कमाई की चिंता। ये गैप अगर बढ़ता गया, तो ये लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा सोशल और इकोनॉमिक इश्यू बन सकता है। अब चौथा चैलेंज, एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटीज, बाहरी खतरे। भारत अभी भी बहुत हद तक इंपोर्ट्स पर निर्भर है, खासकर ऑयल पर। अब सोचो, अगर अचानक कोई वॉर हो जाए या सप्लाई चेन टूट जाए, तो क्या होगा? तेल महंगा, महंगाई बढ़ेगी और पूरी इकोनॉमी पर दबाव। यानी हम पूरी तरह अपने कंट्रोल में नहीं हैं। अब पांचवा पॉइंट, ह्यूमन कैपिटल इश्यूज, यानी एजुकेशन, हेल्थ केयर, स्किल डेवलपमेंट। अगर लोग हेल्दी और स्किल्ड नहीं होंगे, तो वो इकोनॉमी को कैसे आगे बढ़ाएंगे? ये ऐसा है जैसे आपके पास एक शानदार कार हो, लेकिन ड्राइवर को गाड़ी चलानी ही नहीं आती, तो पोटेंशियल होने के बावजूद परफॉर्मेंस नहीं आएगा। अब दोस्तों, इन सब के बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे, रैंकिंग सब कुछ नहीं होती। अगर कल भारत फिर से 5वां या चौथा नंबर पर आ जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सुपर पावर बन गए, और अगर छठे पर आ गए, तो इसका मतलब ये भी नहीं कि हम कमजोर हो गए। असल में रैंकिंग एक नंबर है, लेकिन असली ताकत है लोगों की इनकम, जॉब्स, क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब दूसरा बड़ा लेसन, एक्सचेंज रेट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हमने देखा, सिर्फ रुपये के गिरने से हमारी जीडीपी रैंकिंग नीचे चली गई। मतलब कभी कभी गेम असली परफॉर्मेंस से नहीं,
बल्कि कैलकुलेशन के तरीके से बदल जाता है। और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, भारत की ग्रोथ स्ट्रक्चरल है। मतलब ये सिर्फ शॉर्ट टर्म बूम नहीं है। हमारी पॉपुलेशन यंग है, कंजम्पशन स्ट्रॉन्ग है, रिफॉर्म्स चल रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म में भारत का ऊपर जाना ऑलमोस्ट तय है। बस कंडीशन ये है, हमें अपने चैलेंजेस को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि अगर हमने इन्हें सॉल्व कर लिया तो 2031 में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना सिर्फ एक टारगेट नहीं रहेगा, बल्कि एक रियलिटी बन जाएगा। तो दोस्तों, आज की कहानी से बस एक ही सीख मिलती है, इकोनॉमी कोई क्रिकेट मैच नहीं है कि आज जीते तो कल हार गए। ये एक लंबा टेस्ट मैच है जहां पेशेंस और कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है। तो अगर आपको लगा कि आज कुछ नया समझ आया, दिमाग थोड़ा और शार्प हुआ, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वरना अगली बार जीडीपी बढ़े या घटे आपको पता ही नहीं चलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सीखते रहो, सवाल पूछते रहो और थोड़ा हंसते भी रहो।